कॉस्ट का भी ले आओ ना अपनी स्टडी मटेरियल, आप लोग स्टडी मटेरियल लाना है इस समय। क्लियर, हम वही नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या। चलो आ जाओ। ओवरहेड्स, चलो नेक्स्ट बताना, एनालिसिस ऑफ द अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। बताना, हम लोग ने सबसे पहले क्या समझ लिया है सर अगर हमें ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड इज द मोस्ट टिपिकल टास्क फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड टू द प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में सबसे टिपिकल काम कौन सा है हमारा, ओवरहेड को फाइंड आउट करना। ओवरहेड को क्लासिफाइड हम लोग एज क्या कर सकते हैं, एलिमेंट, एज क्या कर सकते हैं बिहेवियर, और एज क्या हो सकता है हमारा फंक्शनल। अगर हम एलिमेंट वाइज जाएंगे तो मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर हम बिहेवियर वाइज जाएंगे तो इनडायरेक्ट के बजाय क्या आ जाएगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और अगर हम फंक्शनल वाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और फाइनली कौन सा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बताना, ओवरहेड्स को अगर हमें रिकवर करना है, ओवरहेड्स को हमें रिकवर करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिकवर करते हैं हम लोग, रिकवरी रेट। एंड द रिकवरी रेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, बजटेड बेस। और ये बेस हमारा क्या हो सकता है, दिस में भी आउटपुट हो सकता है, मशीन आवर्स हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकता है, लेबर कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है। यहां तक क्लियर। तो उसके बाद बताना कि अगर हमारे पास रिकवरी रेट आ गया तो इस रिकवरी रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक्चुअल बेस से। तो हमें कौन सा अमाउंट मिल जाता है, रिकवर्ड अमाउंट। और रिकवर्ड को हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल ओवरहेड से। तो जो डिफरेंस होता है वो अंडर रिकवरी या फिर क्या होता है ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब दो रिस्पॉन्सिबल सेंटर का मैनेजर होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल सेंटर, एक्सपेंडिचर मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मैनेजर अगर दोनों है तो फिर हम क्या कर पाएंगे उसका एनालिसिस। और अगर दोनों या दोनों में से कोई एक नहीं है तो हम एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और सेम चीजें आपको जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन के सिनारियो में आने वाले हैं। क्लियर, आपको दिखाया था ना अभी एग्जाम वाला, सितंबर में आया था कि मई में, सितंबर में ही शायद आया था। सेम हमारा क्या था, केस सिनारियो वाले थे। तो अब आता है हमारे पास एनालिसिस इज पॉसिबल और नॉट, लिखेंगे एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी ऑब्लिक ओवर रिकवरी। एनालिसिस इज पॉसिबल, एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। चलो फटाफट लिखेंगे। और ये ओवरहेड का भी लगभग लगभग 2 से 3 दिन में ओवरहेड खत्म। हम्म, 3। अभी तो हम सीखेंगे हाउ टू कंप्यूट बजटेड ओवरहेड। अभी तो केवल क्या सीख रहे हैं हम लोग, एनालिसिस। ये रिकवरी रेट कौन निकाल रहा है, कंप्यूट कर रहा है, डायरेक्टर्स। और ओवरहेड कौन कंप्यूट करता है हमारा, मैनेजर्स। प्रोडक्शन मैनेजर आपको बताएगा, एक्सपेंडिचर मैनेजर आपको प्रोडक्शन मैनेजर के बेसिस पे बताएगा कि कितनी हमारी ओवरहेड आ सकती है। बताना, एनालिसिस इज पॉसिबल, एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट नंबर ए, एनालिसिस इज पॉसिबल, एनालिसिस इज पॉसिबल। एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी, एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी। अब बताना अंडर रिकवरी आने का मतलब क्या है, एक्चुअल ज्यादा है कि रिकवर्ड ज्यादा है। एक्चुअल ज्यादा, एक्चुअल ज्यादा होने के पीछे क्या हो सकता है, अननेसेसरी खर्चा भी डाल दिया होगा हमने जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड था ही नहीं। और ये कौन बताएगा कि सर ये अननेसेसरी खर्चा है हमारा, एक्सपेंडिचर मैनेजर। और वो अननेसेसरी खर्चा है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक,
obsolete material, other expenses, under recovery related productions, overhead, under recovery related production overhead, controllable expenses, uncontrollable, कंट्रोलेबल डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, और ओवरहेड प्रोसेस के सारे हो गए क्वेश्चंस, कितने हो गए? लगभग 10-15 हो चुके हैं। ठीक ठीक, आते हैं क्लास के बाद लेते हैं। और कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है किस तरह छोड़ दे बात के लिए, वो थोड़ा 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 करते ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी ओवरहेड का सीट दूंगा, इसमें करीब 110 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेबर स्ट्राइक, ऑब्सलीट मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस। अब बताना ये एक्सपेंसेस अगर अंडर रिकवरी है तो डायरेक्टली ट्रांसफर टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। दिस अमाउंट कैन नेवर बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर्स। अंडर रिकवरी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जैसे कि कल हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बताया था ना कि मशीन हमारी खराब हो गई सर, या हमने जो सोचा था, जिस हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए था, जिस लेबर जिस मटेरियल को यूज करना था, वो लेबर मटेरियल की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्टिव हो गई प्लानिंग। तो डिफेक्टिव प्लानिंग के रिस्पेक्ट में जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुआ होगा ओवरहेड ज्यादा, वो भी हम कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे, ट्रांसफर टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और एक्सपेंडिचर मैनेजर ने बताया कि सर जब आपने हमसे एनालिसिस कराया था, जब आपने हमसे बजट बनवाया था, उस समय कॉस्ट की रेट कुछ और चल रहा था, प्रोडक्शन मटेरियल की रेट कुछ और था, लेबर का कुछ और था, और जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर दिए उस समय हमारा प्राइस क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनकंट्रोलेबल इंक्रीज इन प्राइस। और जब अनकंट्रोलेबल है तो उसको हम क्या करेंगे? कस्टमर से रिकवर करेंगे। और कस्टमर से रिकवर करने के लिए एक और रिकवरी रेट फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी द सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शंस, अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शंस। और जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसमें से सोल्ड, उसमें से फिनिश गुड्स, और उसमें क्या हो सकता है? WIP हो सकता है। नॉट रिकवर्ड एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोल्ड वाले से रिलेटेड जितने भी अनकंट्रोलेबल है, नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंक्रीज प्राइस ऑफ WIP। ये स्टेप नंबर कौन सा था? स्टेप नंबर 3। अब बताना स्टेप 1 में क्या था हमारा? क्या था तनीष? मुझसे क्यों पूछते हो सुनो? हाँ बताओ, पीछे पीछे नालायक, बताओ स्टेप 1 क्या था? हाँ आदित्य क्या था? टू कंप्यूट द रिकवरी रेट। एंड स्टेप नंबर 2 क्या था? अकाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड। क्यों प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बनाएंगे? टू कंप्यूट द अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी, एंड आफ्टर गेटिंग द अंडर और ओवर, then analysis is required, and analysis may be related to production, not related to productions. Related to productions,
again controllable or uncontrollable. Controllable portion transfer to costing, uncontrollable you have to compute supplementary recovery rate, and that is the supplementary recovery rate which is used for recover the uncontrollable expenses from the customers. और अगर हमारा आउटपुट सेल हो गया है तो उससे रिलेटेड अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस कैन नेवर बी रिकवर्ड, और अगर मान के चलो हमारा फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे और डब्ल्यूआईपी की भी कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे। यहां तक क्लियर और नोट? कितना आसान है जीवन जीना, क्लियर? और उससे ज्यादा आसान है कॉस्ट को करना। यहाँ पे आज लिखेंगे क्या, कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Calculate amount transferred to costing profit and loss account. Calculate amount transferred to costing profit and loss account. सबसे आसान है सीए बनना और सीएमए बनना। क्यों सुनिधि, आसान है ना? सर क्या बोले हम, कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन मत किया करो। क्यों अभिनव जी, आसान है कि नहीं है? आसान, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। नालायक, बट बोलना जरूरी है आपको। क्यों सुनिधि, आसान है कि नहीं है? सर क्या जवाब तुमने सर? अच्छा, टिपिकल है कि नहीं है? हाँ वो, अरे तो उसी में बोल सकते तो सर आप उल्टा बोल रहे हो, सीधा सीधा बोल। क्यों आदित्य, आसान है कि टिपिकल है कि बीच का है? अरे तो किसी ने नहीं दिया है, आसान है बस खत्म। जब देने दे देंगे तो पता है खत्म, तब देखते हैं टफ है कि आसान है। फाउंडेशन क्या लगा था, आसान की टिपिकल? बस खत्म, उससे आसान है ये। अगर फाउंडेशन कर सकते हैं तो इंटर करना बहुत आसान है। फाउंडेशन में तो माइंड ही नहीं डेवलप होती हमारी। वो तो डरा डरा के लोग बोलते हैं सीए कर रहा है, अच्छा ठीक है सीए कर ले भाई, बहुत टफ होता है। एक घर नहीं, एक तालुका नहीं, एक एरिया नहीं, एक बोलते गांव से एक कर ले, बहुत बड़ी बात है। गांव भी छोड़ो, टाउन से कर ले, टाउन के बाद फिर ईस्ट कहाँ पे आ जाता है, तहसील, तहसील में फिर आते हैं कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट। है कोई? बस ना, भैया ये है तुम्हारे, सोचो। आपके भैया के बाद मैं हुआ क्वालिफाइड, भैया आपके पहले हो गए, टीचर बाद में हुए। उनके ग्रुप के जितने थे सब हो गए थे। और आपके भैया का तो मुझे लग ही नहीं रहता कि सीए कर रहे हैं। लग रहा था हाई स्कूल 12th वाला बच्चा कहाँ से आ गया है सी इंटरमीडिएट में। अभी भी वही है ना? हाँ हाँ, वही चीज है। तो भाभी भी तो नहीं लगती है ऐसा। चलो आ जाओ। कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। अच्छा एक वो था और साथ में एक और भी लड़का था सौरभ अग्रहरी करके। अभी वो इंस्टीट्यूट के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अभी होने वाला है ना दिसंबर में, चेस भी खेलेगा, मैच भी खेलेगा, डांस भी करेगा। डांस तो उसका वही था पहले से ही, पैशन। अच्छा, लेकिन हाँ जब पढ़ाई था तो पढ़ाई कर रहा था। एक और लड़का था ऋषभ गुप्ता करके था, इस समय बेंगलोर में है।
मतलब वो सब ऐसे लग रहे थे ना कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 11th-12th वाले हैं। अब जैसे रीना को देख लो, तनीषा है, चलो आ जाओ यहाँ पे, बेचारे छोटे छोटे सीए इंटरमीडिएट में आ गए बेचारे, उनको डरा गया गया कि सीए बहुत टफ होता है। चलो आ जाओ, सीए टफ नहीं, रेगुलर रेगुलर करते जाओ, हो जाएगा। फिर कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। हाउ मच? 3,60,000। व्हाट इज द अंडर एब्जॉर्ब्ड? अंडर एब्जॉर्ब्ड में क्या हुआ बताना? हमने एक्चुअल लिया, रिकवर्ड को कंपेयर कर लिया, और हमारा रिकवर्ड कम आ गया कितने से? 3,60,000 से। और द एक्चुअल ओवरहेड्स इंक्लूड, जो एक्चुअल ओवरहेड था उसमें इंक्लूड था, जब इंक्लूड था तो एक्चुअल ज्यादा हो गया था, ज्यादा होने की वजह से अंडर रिकवरी मेरा क्या आ गया? कम आया, अंडर रिकवरी भी ज्यादा हो गया। तो एक्चुअल कह रहे लेबर स्ट्राइक कितना किए थे बताना? 50,000। ऑब्सलीट मटेरियल इज राइट ऑफ कितना है? 1,10,000। 20% of under recovery due to defective planning and the rest due to increase in price of the overheads. During the period, actual production is 80,000 units, out of which 60,000 units are sold. And what is the requirement of the question? What amount are transferred to costing profit and loss account? आजो स्टार्ट करते हैं। सीए साहब लोग, ये आ गया, खत्म, क्लियर? आजो लिखेंगे क्या? सॉल्यूशंस। कुछ नहीं करना है, बताना अंडर रिकवरी कितना आ रहा है, बोलो। अंडर रिकवरी 3,60,000। सर कब आप लोग को? 11-12 है ना, जैसा ना, कि 12-13? 12-13 या 11-12? नवमी कब है? 11 को। 11 हो सकता है 12 भी हो जाए ना, 12-13, इसका मतलब छुट्टी 12-13 को रखना है। 13 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है ना। अच्छा 11-12-13 दे दो सर आप। नहीं, 2 दिन देना पड़ेगा मेरे को, 9वीं और 10वीं। और ऐसा तो नहीं आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा सर, लाइट की वजह से आगे भी दे दूं? हाँ, वो 2 दिन ब्लॉक ही रहेगा आपका एरिया पूरा। सुबह मतलब कोई दिक्कत नहीं ना, 12 को छुट्टी दे दूं, 12 को ना। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो चौक वाले तो बोलेंगे पता है सर, 3 दिन और मेरे को तो लाइट नहीं, नहीं पूजा पाठ तो करोगे ना आप? अच्छा मतलब चलो ठीक है, देखते हैं, आने दो। छुट्टी नहीं चाहिए ना, चलो वेरी गुड। चलो अंडर रिकवरी टोटल कितना है मेरे पास? 3,60,000। 360, तो बताना नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शंस, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन बताना। लेबर स्ट्राइक कितना है? 50,000। ऑब्सलीट मटेरियल कितना है? कितना दिए हुए? 1,10,000। टोटल कितना हो गया? 1,60,000। बताना रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 360 माइनस 160 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 lakhs। अब इस 2 lakhs में बताना क्या हो सकता है? कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। बताना कंट्रोलेबल ड्यू टू क्या? डिफेक्टिव प्लानिंग कितना है? 2 lakhs का
20%, 40,000, and the rest is due to increase in price. तो अनकंट्रोलेबल कितना हो गया? 1,60,000। और अगर अनकंट्रोलेबल है तो दिस विल बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर्स। एंड व्हाट विल बी द रेट फॉर रिकवरी फॉर द फ्रॉम द कस्टमर? कस्टमर से अगर रिकवर करना है तो व्हाट विल बी द रिकवरी रेट? दैट विल बी नोन एज व्हाट? सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। कैसे आएगा? 1,60,000 डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 80,000 एंड नाउ दिस विल बी 2 रुपीज। अब ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि वेन एवर वी सोल्ड 1 यूनिट then we recover from customer additionally rupees how much? 2। क्लियर? लेकिन उसी प्रोडक्ट का ना, जो बिक गया है कि जो नहीं बिका है? जो बिक गया तो उससे हम तो रिकवर कर ही नहीं सकते ना। आप आज क्लास लेने के बाद मैं कह दूं कि फीस है 10,000 रुपए, क्लास करना शुरू कर दिया, फीस आपने पे कर दिया, और जब क्लास ओवर हो गई चले गए घर, एग्जाम दे दिया, मैं घर पे जा रहा हूं, प्लीज 2 रुपए पर आवर 100 पेमेंट कर दो। तो आप तो पहले तो सर आप हैं कौन? Who are you? I am not able to recognize you। हो सकता है कि कुछ देना तो नहीं, आपको दे दो मेरे को, आप मुझसे कैसे रिकवर कर सकते हो? तो जब हम प्रोडक्ट को सेल कर दिए तो सेल्स प्रोडक्ट से कैन नेवर बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन हाँ, जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है हम उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे और बढ़ा के क्या करेंगे? कस्टमर से रिकवर करना शुरू करेंगे। तो बताना, इस 80,000 में से कितना सेल कर दिया हमने? सेल्स 60,000 यूनिट। तो हमारे पास स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 20,000। और वो स्टॉक फिनिश गुड्स है, तो 2 रुपए ये कितना? 1,20,000 और 2 रुपए इसका कितना? 40,000। अब बताना, जो रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये भी कहाँ पे चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये भी चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे स्टॉक की प्राइस क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज कर देंगे। और ये हमारा एनालिसिस इज ओवर। लेकिन दिस विल बी थर्ड स्टेज, एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज? रिकवरी रेट। And how to compute recovery rate? Budgeted production overhead divided by budgeted base. And the base may be output, may be machine hours, labor cost, material cost or prime cost. Next आ जाओ। याद है? क्लियर? अब इसका हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री, क्योंकि हमें 1 यूनिट के बदले में कितना रिकवर करना था? 2 रुपए। टोटल यूनिट कितना बनाया था? 80,000। 80 में से कितना बेच दिया? 60। तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 पे रिकवर करना था। यदि वो नहीं बिका होता तो, जब बिक गया है तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी तो कहां ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सर पूरा का पूरा हम स्टॉक से रिकवर कर ले? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल स्टॉक से कितना रिकवर करना है? जितना मेरे पास स्टॉक है, 40,000। क्लियर? चलो आज जनरल एंट्रीज का पास करेंगे। आप याद करो, जब ओवरहेड अकाउंट बना रहे थे अंडर रिकवरी के, हम लिखते थे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब ये एनालिसिस हो जाएगा तो वो बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस? बताना, एंट्री क्या किया जाएगा हमारा? सबसे पहले लिखेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या? डेबिट। कितना अमाउंट? ऊपर से स्टार्ट करो, 1,60,000। व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रांसफरिंग 160 इनटू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये लिखोगे यहाँ पे, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शंस। एंड बताना, वापस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना ट्रांसफर किया? ये वाला 40,000। ड्यू टू क्या? ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। बताना, अगेन लिखना है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एक साथ नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं।
1,20,000। क्यों इसको ट्रांसफर किया? ड्यू टू सेल्स। और क्या लिखना है यहाँ पे? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट कितना है? 40,000। और 2 हो जाएगा क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट 3,60,000। ये होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द अंडर रिकवरी। मतलब ये हमारा एनालिसिस हो गया। जो बाई बैलेंस साइड में दिखा रहे थे हम लोग क्या, 3,60,000, अब उसका एनालिसिस हो गया तो क्या दिखाएंगे बाई साइड में? बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और बाई फिनिश गुड, और हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड टैली हो जाएगा। यहां तक क्लियर? कहां पे? बीइंग अंडर रिकवरी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अरे वो नरेशन की जगह है, वो तो बीइंग से लिख दो कुछ भी। अकाउंटिंग नहीं है ये कि सर एकदम सूत से सूत मिला के लिखना, कुछ नहीं है। अब खत्म हो सब जमाना, अकाउंट ही नहीं है तो क्या करोगे जीवन में? एनालिसिस है। चलो हो गया यहाँ तक। स्टडी मैट पे आते हैं। सीए साहब लोग स्टडी मैट पे आ जाओ। स्टडी मैट प्रोसेस के सारे क्वेश्चन हो गए स्टडी मैट का। कब करोगे आप लोग? पेज नंबर है आपका 4.45, क्वेश्चन नंबर 8। करे द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹4,46,380. Taking into account the normal working of the factory, overhead was recovered in the production at ₹1.5 per hours. What is this? क्या है हमारा रिकवरी रेट? मतलब कह रहे कि हमें नॉर्मल वर्किंग डेज में रिकवर करना है 1.25 पर आवर्स बेसिस पे, और एक्चुअल ओवरहेड हमारा कितना आ रहा है? 4,46,380। कह रहे द एक्चुअल वर्क्स वेयर 293,104। State how would you proceed to close the books of account, assuming besides 7,800 units produced, out of which 7,000 were sold and there were 200 equivalent units in WIP. 200 equivalent units, underline करना, equivalent unit, it is not a WIP. WIP ज्यादा रहा होगा। equivalent unit कितना है? 200। और बनाया कितना था? 7,800। बेच दिया 7,000। 200 equivalent to WIP है, तो बाकी 600 क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही है, इक्विवेलेंट टू 200, तो बाकी कंप्लीट फिनिश्ड स्टॉक है, कंप्लीट फिनिश्ड स्टॉक। आगे करें, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एंड द रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। अब बताना इस क्वेश्चन में हमें क्या निकाल के देके रखा हुआ है? रिकवरी रेट तो नो, आ जाओ। जब रिकवरी रेट दिया है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है सर। स्टेप नंबर 2, सॉल्यूशंस। महक, आई एम ऑडिबल?
रिकवरी रेट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया है 1.25 आवर्स, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या बनाने हम लोग, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। कह रहे इसी अकाउंट को क्लोज कर देना है कंप्लीटली। जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था ना, तो इस ओवरहेड में खर्चा कितना हुआ एक्चुअल में, टू कैश या बैंक, कितना खर्चा होगा 446,380। और बाई साइड में क्या हो जाएगा बाई रिकवरी, कितना बताना, एक्चुअल आवर्स इंटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स कितना है 293,104 इंटू 1.25 कितना हो गया 380। बताना अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। तो बाई साइड में बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 80,000 अंडर रिकवरी। क्या इसको कॉस्टिंग P&L में ले जाएं क्या कस्टमर से रिकवर कर ले, नहीं, क्यों, एनालिसिस। तो बताना एनालिसिस ऑफ क्या, अंडर रिकवरी कितना है 80,000 not related to production और related to production। क्या not related to production कुछ है कि नहीं है, नो कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो पूरा का पूरा रिलेटेड टू। अब बताना इसमें कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कैसे पता चला, कंट्रोलेबल कितना है अनकंट्रोलेबल, चलो पीछे नालायक, ये हो चुका है क्वेश्चन। अब बताना हाउ टू आइडेंटिफाई कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। लिखा है कि 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी मतलब इनएफिशिएंसी, कंट्रोलेबल अगली बार इफिशियंट हो जाएंगे हम लोग 50%, तो कितना हो गया 40,000। और रेस्ट जो है हमारा बैलेंस, अच्छा 50% एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन क्या, अगली बार कम कर लेंगे क्या, अरे मैं नहीं बढ़ाया हूं, मटेरियल मार्केट में रेट बढ़ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। अनकंट्रोलेबल कितना 40,000। तो बताना विच वन इज रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, अनकंट्रोलेबल you have to find out supplementary 40,000 divided by बताना 8,000, 8,000 70, एक मिनट कह रहा है assuming that besides 7,800 यूनिट प्रोड्यूस्ड, उस वाली लाइन मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, 7,800 यूनिट प्रोड्यूस। तो फिनिश गुड्स कितना बनाया मैंने 7,800, जिसमें से कितना बेच दिया 7,000, तो 800 हमारे पास क्या है फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, और 200 इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स WIP में पड़ा हुआ है। तो टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है आज 8,000। तो बताना कितना पर यूनिट आया 5 रुपए। और इस 8,000 का एनालिसिस कर दो, 8,000 में से सेल हो गया कितने यूनिट 7,000, और बनाने के बाद बनाया था 7,800, और फिनिश गुड्स कितना बच गया 800, और WIP कितना है इक्विवेलेंट 200 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 35,000, 4,000 और 1,000। बताना ये इनएफिशिएंसी की वजह से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम प्राइस को क्या करेंगे इंक्रीज, और ये भी प्राइस क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज।
क्लियर, इसको बना लो। और इसको दिखा देने से आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। चलो यहां तक कंप्लीट करो। चलो बताना महक, सुनिधि और अभिनव, क्लियर और नॉट? आ रहे देवी जी, आ रहे हैं। चलो हो गया यहाँ पे, बताना। और लास्ट क्लास भी आपका मिस है। बता रहे हैं ये 8,000 कैसे हुआ। एग्जाम में ये भी आपका 6 से 8 नंबर मिनिमम आएगा। अब देखो मैं आपको बता दूं किस सिनारियो में हो सकता है इस बार। और किस सिनारियो में क्या पूछेगा पता है? यही पूछेगा। देखो क्या पूछेगा पता है, कहेगा कि कंप्यूट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू सेल्स। हो गया 2 नंबर का काम उसका। कंप्यूट अमाउंट, टोटल अमाउंट इंक्रीज इन स्टॉक। कितना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 5,000। क्लियर? केस सिनारियो मतलब ये केस सिनारियो बिल्कुल वे में बन सकता है। इसमें भी दिया कोई केस सिनारियो आपकी नई बुक में? बुक फॉलो करो आप लोग, सभी लोग स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का। लोग बोलते हैं कि मत फॉलो करो, मैं तो बोलता हूँ फॉलो करो। हाँ जो नहीं फॉलो करना थ्योरी मत करो, बट प्रैक्टिकल वाले सारे फॉलो करना। चलो हाँ यहाँ पे बताना सुनिधि जी, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहे 7800 यूनिट प्रोड्यूस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड? फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी? अब हमने 7,800 फिनिश गुड्स बनाया था और कह रहे 200 यूनिट इन डब्ल्यूआईपी इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी कुछ और था लेकिन उसका इक्वल जो है ना, इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स कितना था? 200। तो अगर मैं बात करूं आज टोटल फिनिश गुड्स तो कितना हमने प्रोड्यूस कर लिया था? 8,000 फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया हुआ है। 7,800 टोटली 100% कंप्लीट था और ये आपके 400 रहे होंगे, मान के चलो 50% क्या थे? इनकम्प्लीट। लेकिन इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स कितना? 50% टू 200। क्लियर और नॉट? तो अब हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट कितना बन के तैयार है? 8,000। जो हमने ओवरहेड खर्चे इनकर्ड किए हैं वो कितने के लिए किया हुआ है? 8,000 के लिए। तो 8,000 यूनिट में मुझे रिकवर भी करना है। क्लियर सुनिधि? नेक्स्ट आ जाओ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो फटाफट, हो जाएगा। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। बताना जर्नल एंट्रीज, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एक साथ एक बार में कर दूं सारा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 35,000 और 40,000, टोटल कितना? 75,000। एंड फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए। एंड WIP अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। और 2 हमारा हो जाएगा क्या? फैक्ट्री या टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। कितना? 80,000। अब हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। बस दैट इज द ओवर। यहां तक बताना क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। बस एक ही क्वेश्चन दिया, ये देखो। हम्म
हम्म नहीं आप नहीं, हाँ अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन तो ये एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन देखो जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ, प्रैक्टिकली अब सोचो, जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ तो हमें एनालिसिस तो हो नहीं पाया, क्यों अभिनव जी? एनालिसिस नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने बैलेंस कैरी डाउन से अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्लियर? अब ये एनालिसिस कौन कराएगा कि 80,000 आपका अंडर रिकवरी हुआ है? कौन? मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और एक्सपेंडिचर मैनेजर। वो तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद अगले साल हमारा क्या हुआ? एनालिसिस तब ये हुआ, और जब ये हो गया तब एंट्री हम उस बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट ईयर अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट हमारा कैसे दिख रहा होगा पता है? टू बैलेंस क्या रहा होगा? ब्रॉट डाउन 80,000, एनालिसिस हो गया बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 75,000, बाई फिनिश गुड्स 4,000, और बाई क्या? WIP 1,000। यहां तक क्लियर अभिनव जी? यहां तक क्लियर? अब पता नहीं ये एनालिसिस पॉसिबल होगा तभी हम दिखा पाएंगे क्रेडिट साइड में, और पॉसिबल नहीं हुआ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। कब तक? जब तक एनालिसिस नहीं होगा। या सर इसका मतलब तो फिर हर साल अगर एनालिसिस नहीं, हर साल ट्रांसफर कर? नहीं, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और वो स्पेसिफाइड पीरियड हमारा क्या होगा? एक लिमिटेशन के बाद, तब या तो हम पूरा का पूरा कंट्रोलेबल मान ले, या तो पूरा का पूरा क्या मान ले? अनकंट्रोलेबल मानना शुरू। क्लियर? आते हैं यहां तक क्लियर? बताना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन दिया नहीं आपको बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मतलब ये इन्वर्टर पे डिपेंड है क्या लाइट? मतलब हद है यहाँ पे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। चलो आ जाओ 11 पे आ जाओ। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कर लो, लेकिन बड़े मुश्किल होते हैं कि बुक का मिल जाए एग्जाम में। ये वाले ओवरहेड चैप्टर का देखो, कह रहे एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर a single product and absorb the production overhead at a predetermined rate of rupees 10 per machine hours. What is the 10 recovery rate? At the end of the current financial year, at the end of the current financial year, it has been found that actual production overhead incurred rupees how much? 6 lakhs. It included 45,000 on account of write-off obsolete store and 30,000 being wages paid for strike period under an award. अब बताना, this is related to production or not related to production? Not related to productions. The production and sales data for the current year is as under. कह रहे फिनिश गुड्स हमने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था, और WIP 8,000 था, और केवल कंप्लीट कितना हुआ था? 50%। ये बताना 8,000 इक्विवेलेंट है कि नॉट इक्विवेलेंट है? नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यूनिट कितनी हो जाएगी? 4,000। कह रहे सेल्स है फिनिश गुड्स 18,000, ये सेल्स किस में से किया होगा? इस 20 में से किया होगा। 20 बनाया, 18 बेच दिया, 20 2,000 क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक। द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड 48,000। अब पता ना ये 48,000 घंटे किस पे हमने काम कर दिया होगा? इन्हीं प्रोडक्ट को बनाने में। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 48,000 घंटे। तो इसमें जो कॉस्ट गई होगी रिकवर के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट गई होगी, वो किस बेसिस पे गई होगी? 10 पर मशीन आवर्स। तो इसका मतलब हमारे कॉस्ट में, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट में ओवरहेड कितना ट्रांसफर हुआ है? 4,80,000। और खर्चा कितना हो गया था इतनी प्रोडक्ट को बनाने में? आपका 6 लाख। तो 1,20,000 क्या हो गया? अंडर रिकवरी। अब आगे कह रहे हैं it has been found that 1/3 of the under absorption of production overhead was due to lack of production planning. Controllable या uncontrollable?
controllable, and the rest was attributable to normal increase in cost. Calculate the amount of under absorption of production overhead during the current year. ये कहां से आ जाएगा मेरे को? प्रोडक्शन अकाउंट से आ जाएगा, खत्म हो गया। दूसरा, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। कहां से आएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहुंचना है प्रोडक्शन ओवरहेड से अकाउंटिंग के बीच में चार्ट। क्लियर? अच्छा स्टार्ट करें। कुछ नहीं, क्वेश्चन कोई कोई एकदम नहीं है। कहां पे हो? दुनिया चांद पे पहुंच गई, यहाँ पे आ जाओ। और आप सीए की तैयारी में लगे हो गए, यहाँ पे आओ, यहाँ पे चलो। क्लियर? आ जाओ। कल दोनों वापस नालायक, एक वापस आगे बैठेगा आप। वो इस समय वो एकदम वो हो चुका है रिसर्च कर करके। चलो यहाँ पे बताना सॉल्यूशंस। क्या आ जाएगा बताना? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। बताना अभिनव जी कैसे करेंगे इसको? टू साइड में क्या आ जाएगा? बैंक टू कैश और बैंक। अमाउंट कितना? 6 लाख रुपए। बाय रिकवरी कितना रिकवरी की है भाई? 48,000 इंटू 10 कितने? 4,80,000। अब बताना अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। हमने यहाँ पे दिखाया बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 और लिख दिया अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है 1,20,000। यहाँ पर क्लियर? अब इसका क्या करेंगे? एनालिसिस। कितना? 1,20,000। अब बताना 1,20,000 में नॉट रिलेटेड टू क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड। बताना क्या क्या है? 45,000। राइट ऑफ क्या है? ऑब्सलीट स्टोर। तो भैया ये तो कहां पे जाना चाहिए था बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था ना। और इसने कहां दिखा दिया? ओवरहेड में दिखा दिया 45, जिसकी वजह से ओवरहेड बढ़ गया था। लेबर का पेमेंट किया, लेबर स्ट्राइक कितना? 30,000। ये कहां पे जाना चाहिए था हमारा? कॉस्टिंग P&L में। और कहां पे दिखा के रखा है? प्रोडक्शन में। एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बताना कितना है एक्चुअल में? जो अंडर रिकवरी है रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना है? 1,20,000 माइनस 75 कितना? 45,000। और जब 45,000 का एनालिसिस किया तो हमें क्या मिला? कंट्रोलेबल। हमने बुलाया, हमने कहा प्रोडक्शन मैनेजर बता क्या दिक्कत है? सर 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 सुनो मेरे माई बाप, इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है। क्या गलती है? सर 1/3 ना ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। मैं नया नया आया था सर, मेरे को समझ में नहीं आया कि आपकी प्रोडक्शन या आपके फैक्ट्री में किस तरह से काम होता है। सर अगली बार गलती नहीं होगी। कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल? कंट्रोलेबल है। ड्यू टू क्या? लैक ऑफ प्लानिंग। कितना? 1/3 45,000, 1/3 15,000। हमने कहा ठीक है, बाकी बाकी कौन? तो बाकी मेरी गलती नहीं है। किसको बुलाए फिर? किसको बुलाया जाए? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर वाला कह रहा है सर 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 एंड रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट में बढ़ गया। तो बताना कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल?
अनकंट्रोलेबल 30,000। और हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट 30,000 डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन 20,000 क्या बनाया था, फिनिश गुड्स। 8,000 WIP कितने फिनिश गुड्स के बराबर है, 50%। तो 30,000 डिवाइड बाई 24,000 इज इक्वल टू 1.25। 1.25। अब बताना ये 24,000 में क्या हो गया सर, सेल्स हो गया कितना, 20,000 में से सेल्स हो गया 18,000, और फिनिश गुड्स कितना रह गया था 2,000, और WIP कितना था 8,000 था, लेकिन 50% इक्विवेलेंट था, तो 1.25 1.25 1.25। तो बताना ये कितना हो गया 22,500, 2500, और ये 5,000। बताना कितना आसान है, प्रोसेस से भी आसान है। अकाउंटिंग क्या करेंगे, अकाउंटिंग तनिष्ठा बताओ क्या, डेबिट कितना, 1,12,500। बताना फिनिश गुड्स में कितना जाएगा 2,500, और WIP में कितना चला गया 5,000। बताना टू प्रोडक्शन ओवरहेड 1,00,000, और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बताना यहां तक क्लियर और नॉट, किसी को डाउट, नो। अब ये बताना मेरे को, अब मेरे को ये बताना व्हाट इज द रिकवरी रेट, रिकवरी रेट अमाउंट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर इन रिस्पेक्ट टू द क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड। मेरा रिकवरी रेट सपोज करो आ गया 5 रुपए पर मशीन आवर्स। ये कब कंप्यूट किया होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में, और बिगिनिंग था मेरा 1 अप्रैल 2024। अब मान के चलो बताना मेरे को, मैं सोचा हूं कि मैं पूरे साल भर में 10,000 यूनिट बना के बेचूंगा। तो बताना 10,000 यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या होगी। 10,000 यूनिट की हम डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया 5,00,000 रुपए, हमने डायरेक्ट लेबर लिख दिया 5,00,000 रुपए, टोटल बताना मेरा प्राइम कॉस्ट कितना 10,00,000। अब इनमें क्या ऐड करेंगे हम, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना ऐड करेंगे, 10,000 इंटू एक यूनिट को बनाने में सपोज करो 2 घंटे लगेंगे, तो 10,000 को बनाने में कितने 20,000, और एक का रेट कितना 5, तो कितना हो गया 5,00,000 कि 50,000, 1,00,000 कितना हो गया 1,00,000। अब आगे कुछ नहीं था, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई बोलो 11,00,000, और हमने कहा भाई मेरी प्रॉफिट होगी 4,00,000, और हमने इसकी सेलिंग प्राइस कितना रख दिया 15,00,000। दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारा, दिस इज कॉस्ट शीट और नॉट। एंड व्हाट इज द
एनालिसिस या व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? दैट इज द सेलिंग प्राइस विच इज रिकवरेबल फ्रॉम 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट से मेरे को ये मिलना चाहिए था, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं एक कस्टमर आए मेरे पास, आज आ जाएगा सर मेरे को 100 यूनिट चाहिए, हमने कहा ठीक है बताना क्या किया, 15 लाख डिवाइड बाई 10,000, एक का रेट कितना 150, उसने कहा 100 चाहिए, हमने कहा ठीक है 100 इंटू 150, मेरे को पेमेंट करो 15,000, जाओ, मेरी जेब में 15,000 आ गया। दूसरा ऐसा मेरे को 200 चाहिए, 32,000 दो, जाओ। ऐसे कर करके मेरी जेब में कितना आना चाहिए, 15 लाख आ गया, और लोगों को बना के देता रहा मैं प्रोडक्शन, कितने 10,000। और जब 1 साल बीत गया, हमने कहा लाओ अब देख लेते हैं क्या हुआ मेरे साथ। अब हमने देखा कि एक्चुअल में 10,000 बना के हमने बेच दिया। तो जब बना के हम बेचा तो रिकवर तो मेरे को कितना हो गया 15, लेकिन बनाने की कॉस्ट कितनी लगी? बनाने की कॉस्ट मटेरियल में 5 ही लाख लगी थी, लेबर भी 5 लाख ही लगा था, टोटल कितना हो गया? और खर्चा यहां 1 नहीं 1.5 लाख लग गया था। अब बताना अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब? अंडर, क्योंकि जब हमने लोगों को बेचा 10,000 यूनिट तो मेरे जेब में तो 15 आया होगा, और 15 में ओवरहेड कितना आया होगा 1 लाख, और जबकि उसी 10 को बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी लग गई 1.5 लाख रुपए लग गई। तो ये 50,000 को हम किस नाम से बोलेंगे? अंडर रिकवरी। और यही पोर्शन हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, ओवरहेड। और जो मेरे लिए 150 बन रहा है वो क्या बन जा रहा है, एक्चुअल, और जो मेरे लिए 1 लाख है वो क्या बन जाए, रिकवरी रेट। जैसे ठीक है, मेरे को तो पता चल गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिस इज व्हाट इज द कॉस्ट शीट। Cost sheet is nothing, it is the computation of total cost on the basis of recovered amount. Recovered amount के बेसिस पे हमेशा क्या बनता है, मेरा कॉस्ट शीट बनता है। हमारा रिकवर बेसिस पे क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, कॉस्ट शीट। मेमोरेंडम नहीं है, दिस इज द एक्चुअल। अगर मैं आज कैलकुलेटर बना के बेचूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देगा, मुझे ये दिखाई देगा। अब मैं इस कैलकुलेटर को बेचूंगा तो मुझे 15 वाली देखूंगा ना, 15 के बेच दिया। क्लियर हुई चीजें? अब देखो यहां पे, अब मैं लगा रहा हूं जॉब कॉस्टिंग। मेरे पास एक कस्टमर है, कहता है कि सर मेरे को ये कैलकुलेटर चाहिए, हमने कहा मिल जाएगा। अब डिफरेंट क्या है जॉब कॉस्टिंग में, एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्या कस्टमर। इस कैलकुलेटर में देखो खास क्या है, ग्रीन कलर की क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है, 2 बटन है। कस्टमर का सर ग्रीन नहीं, यहां पे रेड करो आप, एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमने कहा कितनी चाहिए, उसने कहा सर मेरे को 10,000 चाहिए। हमने कहा ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितनी 50,000, 10,000 चाहिए, हमने कहा 5 लाख। डायरेक्ट लेबर कितनी, हमने कहा 5 लाख। अब बताना उसको हमने ओवरहेड कितना बताया होगा, 1 लाख इंटू 10,000 इंटू 2 इंटू 5 कितना 1 लाख, और कितना कॉस्ट बन गई हमारी 11, और हमने प्रॉफिट ले लिया 4, और हमारी कितनी आ गई सेलिंग प्राइस 15 लाख। हमने उस कस्टमर से 15 लाख ले लिया ना, खत्म। दिस इज माई जॉब कॉस्टिंग। जैसे कैलकुलेटर मेरा मार्केट में गया, दूसरे दिन तनीषा आ गई, कहते सर मेरे को 5,000 और मेरे को 5,000 कैलकुलेटर में, कोई बात नहीं 5,000 के लिए बताओ तनीषा का रेट क्या होगा, सेम तो वही लगेगा 2.5 लाख, ये 2.5 लाख, तो कितना हो गया बोलो 5 लाख। ये कैसे कंप्यूट करेंगे, 10,000 की बजाय कितना 5,000 इंटू 2 घंटे इंटू रिकवरी रेट 5। हम तो रिकवरी रेट फाइंड आउट कर लिए ना ऑलरेडी। और तनीषा का ठीक है तनीषा आज पेमेंट करो, 10 दिन बाद आना लेके चले जाना माल। 10 दिन बाद आई, माल लेके चली गई। क्या मैं उसको रोक लूंगा, रुको बैठो पहले देख लो इसको बनाने में कितना लगा। सर टाइम नहीं मेरे पास, आपसे हमारा जो बात हो चुका है ना, ये पैसा पकड़ो बात खत्म। क्या लगा क्या नहीं लगा, दिस इज इररिलेवेंट, दिस इज इररिलेवेंट। या द क्लियर और नॉट? ये हमारी पूरी की पूरी ओवरहेड का बेसिस है।
डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट मटेरियल तो इजीली ट्रेस हो जाता है मेरे को आसानी से। जब जॉब कॉस्टिंग आएगा ना, सेम पूरा का पूरा यही जॉब कॉस्टिंग भी है हमारा। स्पेसिफिक यहां पे चेंजेस होगा ना, स्पेसिफिक तो यहां पे चेंज होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई चेंजेस तो नहीं होने वाला ना। अब मान के चलो मैं क्लास ले रहा हूं, यहाँ पे क्लास ले रहा हूं, प्रियांश आया कहता सर शाम को ना 1 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा और पढ़ाओ, दैट इज द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना। तो 1 घंटा मैं इसको दूंगा कि नहीं दूंगा, लेबर कॉस्ट, 1 घंटे का मटेरियल अलग, मटेरियल ओवर तो वही रेट से लूंगा जिस रेट से नॉर्मल सबसे ले रहा हूं, क्योंकि इसी क्लास में पढ़ाना है मेरे को। तो मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से इनडायरेक्ट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, वो कहां पे आने वाला है, डायरेक्ट में, क्योंकि हर बंदे का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, चेंज होगा। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर हर बंदे का चेंजेस है तो उसका इंपैक्ट तो डायरेक्टली है ना, तो दैट विल बी व्हाट, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट में तो नहीं आएगा। अगर मैं इंटीरियर डेकोरेटर वाला बंदा हूं, वहां पे कलर में चेंजेस होगा, मटेरियल में चेंज होगा, जहां पे मैं कलरिंग करने जा रहा हूं, लेबर चेंजेस होगा, लेकिन जिससे हम पेंट करूंगा, जिस मशीन का यूज करूंगा, वो तो हर बंदे के लिए क्या करूंगा, सेम यूज करूंगा। अगर मुझे सीढ़ियों की रिक्वायरमेंट है तो जो सीढ़ियां मान के चलो एक बंदे के घर पे ले गए थे पेंटिंग करने को, वही दूसरे के यहाँ भी ले जाऊंगा। हाँ, अब कहो कि एक बंदे के यहाँ जो पेंट ले गए तो वही लेके जाऊं, नहीं, वो तो नाराज हो जाएगा कि वो ब्लैक करा है तो मैं ब्लैक कराऊंगा। क्लियर, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगा वहां पे। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का इंपैक्ट कहां पे आता है, डायरेक्ट में, लेकिन हमारे इनडायरेक्ट की जो रिकवरी रेट है उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कोई भी बंदा आ जाए, जो रेट हमने फाइंड आउट किया है वही रिकवरी रेट से फाइंड आउट करूंगा। अब यहां पे मैं कवर करने जा रहा हूं, एक चीज ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें किसी कस्टमर का प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, मिल जाएगा मुझे। लेबर में कोई दिक्कत होगी, मिल जाएगा। अगर मैं प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूं तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, रिकवरी रेट। अब पता है मैं क्या बना रहा हूं, सपोज करो मैं बनाता हूं मार्कर, मैं बनाता हूं मार्कर, मार्कर बनाता हूं। इस मार्कर को कंप्लीट करने के लिए मैं 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करता हूं। एक डिपार्टमेंट में ये बनता है, एक डिपार्टमेंट में ये बनता है, तब जाके हमें ये मिलता है। अब बताना, एक कस्टमर से हम रिकवरी रेट एक भी ले सकते हैं और एक से ज्यादा भी, बिकॉज आई हैव 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मोर देन 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मेरे को ये बताना, अगर मैं इसको बनाता हूं, इसको बना रहा हूं कहां पे, इसको मैं कहां पे बना रहा हूं, एक डिपार्टमेंट में, इसको, ये डिपार्टमेंट 1 है, इसको मैं बनाता हूं यहां पे, इसको बना लेते, ठीक, ये बन गया, क्लियर। एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट है यहां पे, इसको बनाता हूं मैं, ये बना लेता हूं, ठीक। अब ये बताना, हमारा ये जो मार्कर बन के तैयार होगा वो दोनों डिपार्टमेंट के काम कंप्लीट होने के बाद ही बनेगा। अब इसकी अगर मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो बताना मटेरियल क्या आएगा, सर मटेरियल इस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट लगा होगा 1, यहां पे जो डायरेक्ट लगा होगा 1 2, ये टोटल। जो लेबर यहां पे काम किया होगा, लेबर PD1, और लेबर कहां का, PD2, ये हमारा क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। अब बताना ओवरहेड जो आएगा 1 की 2, 1 भी हो सकता है 2 भी, दिस इज डिपेंड ऑन दी कंपनी पॉलिसी और नॉट। अगर कंपनी कहता है कि इस डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट अलग होगा भाई, तो रिकवरी रेट फॉर क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, इस डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट अलग होगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या 2। अलग कहां पे हो सकता है, अलग कहां पे हो सकता है, अगर इस डिपार्टमेंट में हम यूज कर रहे हैं मशीन, इस डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं लेबर, तो क्या मैं एक रिकवरी रेट ले लूं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट लेबर ओरिएंटेड है, ये डिपार्टमेंट मशीन।
तो इसकी ओवरहेड को किस बेसिस पे रिकवर करना है? मशीन आवर्स। इसको किस बेसिस पे? दिस विल बी नोन एज मल्टीपल रिकवरी रेट। दिस विल बी नोन एज व्हाट? मल्टीपल रिकवरी रेट। आगे वापस, प्रोसेस अकाउंट इंडिकेट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोसेस यहां पे बनाओ ना, प्रोसेस तो है ही नहीं यहां पे ना, प्रोसेस कहां है? ये हमारा तो काम एक ही प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है। अब देखो, ये तो हमारा एक मार्कर ये बन के तैयार हो रहा है ना, ये एक सिंगल प्रोसेस में कंप्लीट हो गया। अगर ये दो प्रोसेस में होगा तो दो में फिर से वापस ये हमारी आएगी कि नहीं आएगी प्रोसेस? वहां पे भी तो फिर जब सेकंड प्रोसेस करने जाएंगे, वहां का डायरेक्ट मटेरियल, वहां का प्रोडक्शन ओवरहेड, तो कॉस्ट अब क्यों नहीं कॉस्ट आएगा? अब ये प्रोडक्ट ही कंप्लीट कहां पे होगा? फाइनल स्टेज पे जाके। तो तब तो कॉस्ट तीनों का टोटल करके बनाना पड़ेगा। यहां पे हम कोई मेथड नहीं सीख रहे हैं, हम यहां पे सीख रहे हैं हाउ टू कंप्यूट दी ओवरहेड्स, हाउ टू कंप्यूट दी ओवरहेड्स। समझ में आई चीजें? अब यहां पे आ जाओ, ये देखो, अब यहां पे मैंने क्या किया, सिंगल मेरे को मार्कर बन गया, ये सिंगल मार्कर बना। अब ये मार्कर हो सकता है मेरे लिए क्या बन जाए, हमारा ये कंप्लीट ना हो, ये मेरे लिए क्या बन जाए? प्रोसेस वन का। ये प्रोसेस वन की बात खत्म हो गई। नाउ जब प्रोसेस वन की ये टोटल कॉस्ट आएगी, दिस विल बी ट्रांसफर टू वेयर? प्रोसेस टू। व्हाई आर वी लिंक विथ प्रोसेस? प्रोसेस में याद को प्रोडक्शन ओवरहेड ऑलरेडी दिया रहता है, नहीं दिया होगा ना तो यू हैव टू कंप्यूट दिस मेथड। अब बताना, ये इस अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज मोर देन वन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ राइट टू रिकवर द रिकवरी रेट बाय यूजिंग मल्टीपल रिकवरी रेट। अब बताना, अब खुद सोचो थोड़ा सा, क्योंकि केस सिनेरियो इज द बेस ऑफ योर एग्जाम। हाउ टू आइडेंटिफाई कि द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई मल्टीपल और अप्लाई क्या सिंगल? अब एग्जामिनर क्या कहेगा? कहेगा कि कंपनी हैविंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वन इज मशीन ओरिएंटेड, वन इज, एंड द कंपनी वांट टू रिकवर बाय अ सिंगल रिकवरी रेट। ये पूरी कहानी लिखेगा, उसके बाद क्वेश्चन देगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? यही तो है केस सिनेरियो कि वो गलत कर रहा है, भाई मुझसे तू राय ले। समझ में आ रही चीजें? अब यहां पे बताना, अगर ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही डिपार्टमेंट इज मशीन ओरिएंटेड, तब तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डबल वाला सिंगल रिकवरी रेट से चलूं कि डबल। और अगर सिंगल से जाऊंगा तो क्या करूंगा? सर इसका ओवरहेड, इसका ओवरहेड क्या कर दूं? टोटल और डिवाइड, इसका एक बेस लिख के सॉल्व कर दूं, खत्म हो जाएगा। समझ में और नॉट? क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मल्टीपल एंड ब्लैंकेट रिकवरी रेट। मल्टीपल एंड ब्लैंकेट, क्लियर हुई चीजें? मल्टीपल और ब्लैंकेट का कंसेप्ट कहां पे आएगा? इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सिंगल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मोर देन वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, more than one. If there is only one production department, then the concept multiple and blanket is applicable or not? No. एक डिपार्टमेंट में तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आई चीजें? अब देखो, इसका और भी मॉडर्नाइजेशन हुआ। और मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ? सर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें एक्टिविटी 10 थे। हम अब ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज नहीं, एक्टिविटी वाइज निकालेंगे। तो वहां पे रिकवरी रेट कितने? 1 की 10 रिकवरी रेट, दैट विल बी नोन एज व्हाट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। है यही चीज है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही में। अगर एक डिपार्टमेंटल वाइज जाएंगे
तो ब्लैंकेट या फिर क्या मल्टीपल रिकवरी रेट, और व्हाट activities are used and how activities are used, how much activities are used in a department and activity wise as recoverable from the customers. So that system will be known as what? Activity based system, activity based costing. समझ में आई चीजें? So what is the benefit and what is the loss of this and activity? What is my main objective of the costing and selling price and profit and to reduce the cost. क्लियर? आपको एक एग्जाम्पल कराया था, याद करो, हमने बताया था कि 4 दोस्त हैं, तीन दोस्त डांडिया खेलने गए थे, चलो आओ यहाँ पे, कंट्रीब्यूट भी किए थे, कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था? हाँ बोलो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सुनो, अब वो छोड़ देते, डांडिया नहीं, यहाँ पे एकदम क्लियर समझना है। तीन दोस्त थे, एक था कौन? आदित्य, और एक कौन था? अभिजीत, और एक तो बीमार पड़ गया डांडिया खेल के, और एक था सपोज करो सिद्धांत। ये 3 दोस्त हैं, बिल्कुल एकदम इजीली जवाब देना, छोड़ देना कॉस्टिंग से। इन तीनों ने कहा कि एक काम करते, ये बात मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं, दैट इज द बेस्ट कंसेप्ट फॉर यू। इन तीनों ने कहा ना इस बार सैटरडे नाइट पार्टी करेंगे, ठीक है, करते हम लोग। अब देखो सैटरडे नाइट पार्टी में इन्होंने कहा कि हम पिएंगे, ड्रिंक मतलब लिख दिया खाने का पीने के बाद, फूड ड्रिंक और डांस, कितनी चीजें। अब मेरे को ये बताना, जो फूड की कॉस्ट थी आने वाली कॉस्ट कि जाएंगे खा के तब होगा, पहले से बोला जाता भैया हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं और उम्मीद है कि तीनों लोग की फूड की कॉस्ट आएगी टोटल कितनी? 6,000 रुपए। यही तो बोलते हैं हम लोग जब भी जाते हैं पार्टी में, सैटरडे को पार्टी करेंगे, चलो आज बैठ के एस्टिमेट करते हैं खाने में कितनी आएगी, 6,000। पीने में कितनी आएगी? तो पूछेगा भाई कौन सा पिया था, तू कौन सा पिया, तू कौन, ये पिया, और टोटल हमने कर लिया, कितना आएगा? 14,000 रुपए तो आएगा, ये वो भी कम है। अब इससे ज्यादा पियोगे पड़ा रहेगा, फिर अब डांस करने की जरूरत नहीं, बस इतना पियोगे डांस भी कर पाए। अब डांस, चलो डांस भी करेंगे भाई, कितनी कॉस्ट, कितनी डांस करने में कितनी आएगी? 10,000 रुपए, 10,000 खत्म हो गया। अब ये बताना टोटल कितनी आ गई मेरी? 30,000। अब हमने टोटल बोल दिया 30,000 रुपए, ध्यान से सुनो, 30,000 टोटल आया, 10 10 10 दे देना। व्हाट अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द आदित्य और अभिषेक, अभिजीत और सिद्धांत, और खत्म। सिस्टम इज व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यही तो किया था, 10 10 10 इक्वल रिकवर कर लिया। सिद्धांत जैसे ही 10 10 निकला रोने लगा, कहता सर ये बड़ी गड़बड़ है आपकी कॉस्टिंग, हम इतना नहीं देने वाले हैं। उनका क्यों? सर मैं खाना खाता ही नहीं। उनका क्या करते? पी के बस केवल डांस करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा मुझे ना खाने की आदत ही नहीं है, सुबह उठता हूँ तो भी बस देखता हूँ बस कहाँ पे है, और वो भी सैटरडे नाइट की बात कर रहे हो, 14,000 तो कम है, फिर भी चलो मैं ठीक है। हमने कहा ठीक है, अच्छा खाना नहीं खाओगे आप? कहा नहीं सर हम तो खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे और खाने के पैसे तो देंगे ही नहीं। हमने कहा ठीक है भाई मत देना आप। अब आदित्य 3,000 और अभिजीत 3,000। तो जैसे ये सिद्धांत की बात थी, आदित्य बोला सर 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 सुनो, हमने भी एक बात छिपाई। हमने कहा क्या? हम पीता ही नहीं मैं।
ऐसी नालायकी वाली काम करता ही नहीं, मैं पीता ही नहीं, क्योंकि एक बार पी लिया था पता ही नहीं चला मैं कहाँ पे हूँ, इसलिए उस दिन से कसम खा लिया पीता ही नहीं। उनको ठीक है भाई, आप पीते ही नहीं, हटाओ। अब बताना, यहाँ पे 7,000, यहाँ पे कितना, 7,000। अभिजीत का सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पीना डांस करना सब सब कुछ पसंद है। अब मेरे को यहाँ बताना, ये 14,000, अब ये 10,000, अब बताना अब बताना इन तीनों से कितना रिकवर किया जाए। दिस इज माई रिकवरी ऑफ द कॉस्ट, विच वन इज द बेस्ट, दिस और दिस। हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट जो, अब देखो इसका नाम आदित्य से हटाता हूं मैं, ये क्लियर और नॉट, मैं आदित्य को हटाता हूं, दिस इज माई प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट 333 होनी चाहिए थी, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कस्टमर लाइन लगाया हुआ है कि भाग गया होगा, भाग गया होगा, ये वाला प्रोडक्ट कोई मेरा ले ही नहीं रहा होगा, नहीं बिक रहा है मेरा, क्योंकि बगल वाले ने क्या सिस्टम लगा रखा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो गड़बड़ तो है मेरे यहां। और जो प्रोडक्ट मेरे बिकने ही नहीं चाहिए, जो बिकने ही नहीं चाहिए, वो क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। कौन से, सेकंड और थर्ड। जो मेरा प्रिंसिपल प्रोडक्ट है 1, कोई लेने ही नहीं आ रहा है। और कौन सा प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, 2 और 3, क्योंकि मार्केट में उसकी रेट कितनी चल रही है, 13 और 10, और यहां पे तो मैं कितने में दे रहा हूं। माई सिस्टम ऑफ द कॉस्टिंग इज टोटली रॉन्ग और करेक्ट। हाउ टू compete to the other competitor, not possible, because my costing computation is totally wrong। तब हमारा एब्जॉर्प्शन से हम किस पे आए, एक्टिविटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, each and every product's cost according to department या according to activity। तो this costing will be known as what, activity based। है दोनों सेम, दोनों तो सेम ही है ना, वहां पे भी वही कॉस्ट, यहाँ पे भी वही कॉस्ट, लेकिन जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गलत चार्ज हो रही थी, अब हमारी यहाँ पे क्या होना शुरू हुई, सही चार्ज हुई। क्लियर हुई चीजें। तो पहले तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो ये वाली कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन। जैसे ही पूरी की पूरी कवर होगी तब हम कहां पे आएंगे, नीचे। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब मेरे को ये बताना, ये कॉस्ट हमने सैटरडे को ये बता लिया कि ये तीनों ने इतना इतना दे दिया ना। जब सैटरडे को गए, क्या 6,000 से ज्यादा खाना नहीं हो सकता, क्या पीने की कीमत 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, एक तो ऐसे भी गया है, मुंह भी धुलना है तो उसी से। और बताना, डांस 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब वो बताना, दिस विल बी द एक्चुअल ओवरहेड एंड दिस विल बी द रिकवर्ड ओवरहेड, और डिफरेंस विल बी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। यही कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हुई चीजें। पूरी की पूरी कॉस्टिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, हमारी लाइफ ही कॉस्टिंग है। घर पे पूछो, राशन घर पे मम्मी पहले ही ले आती है, हाँ उनको पता है कि पूरे महीने कितना चलेगा। 10 किलो आटे लेके भर दिया, 5 किलो चावल लेके भर दिया, पापा से ले लिया, पूरा उनकी कॉस्ट ले लिया पापा से कि हाँ 50,000 दे दो, पूरी राशन एक महीने की आएगी। अब जरूरी थोड़ी है कि 50,000 हो, और जब खरीदने गए उससे ज्यादा हो गया तो अंडर रिकवरी। अब पापा से बोलेंगे कि पापा से बोलेंगे ना तो डांट देंगे। क्लियर, कल से दूसरी आएगी, ऐसा नहीं है कि कल से दूसरी आएगी, गलत एस्टिमेट कर रही हो। और लेकिन कोशिश क्या रहता है बताना, घर वालों को कोशिश क्या रहता है कि जितना दे रहे ना उतने में हो जाए और उसका आधा बच जाए, ये रहता है। और उनके बचाने पे अगर उंगली उठा दिया तो फिर देखो कैसे घर चला रही हो, जानते नहीं, ले लो आप करो चलाओ। मतलब दैट इज द बेस्ट कॉस्टिंग। कौन है,
रसोई वाली। मेहमान भी आते तो बोलते हैं क्या पापा से कि आज तो एक्स्ट्रा चला गया? कभी नहीं, एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो वही हमारा असली है। एक्टिविटी बेस भी नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल। क्लियर? कुछ कुछ घरों में एक्टिविटी, लेकिन कॉस्टिंग नहीं पढ़ा कभी जीवन में, लेकिन कॉस्टिंग अप्लाई, यस। और हम लोग भी जीवन में, चलो आज पार्टी करते हैं, 100 रुपए कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं? प्री डिटरमाइन करते हैं ना, कि समोसे खा लेते हैं तब पार्टी करते हैं। तब तो पता है कोई तो भाग जाएगा, सारे के सारे गायब। तो कॉस्टिंग ही है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और उसमें से कोई नाराज है, हम नहीं खाते हैं, कोई बात, मत खा भाई, तू मत देना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, खा या ना खा, देना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लियर? एक्टिविटी बेस्ड, जो खाएगा उसका देना, नहीं तो मत देना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और जहां पे ये लोग हैं वहां पे प्रोडक्ट रखो, यही तो कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? तो आजो, तो हम लोग आते हैं, दैट विल बी द मल्टीपल एंड, कहां पे, मल्टीपल एंड ब्लैंकेट रिकवरी रेट। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस कल से करा दूंगा मैं, ये सारे के सारे हो गए, सीट जैसे मिलते हैं कराना शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें रह गया, कौन सा पॉइंट? एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, ये लिख लो, हो गया खत्म। एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, ये हेडिंग लिख लो, और ये कुछ है नहीं, वही चीजें हैं, सब कुछ सेम। इफ एनालिसिस ऑफ द अंडर रिकवरी ऑब्लिक ओवर रिकवरी is not possible, if analysis of under recovery oblique over recovery is not possible, the management may apply one out of three methods, one out of three methods, one out of three methods, for analyzing the losses or under recovery or over recovery over it। कौन से तीन मेथड? carried forward, controllable and uncontrollable। हाँ हाँ, अपना कॉस्ट तो रिड्यूस करेंगे ना, भले ही अब मान लो आपसे फीस ज्यादा ले लिया मैंने, आपको पहुंचाने जाऊंगा वापस क्लास ओवर होने के बाद? नहीं ना। हाँ, कोई स्टॉक अगर मेरे पास है बचा हुआ, उसकी कॉस्ट को क्या कर दो, कम कर दो, कम करूंगा। क्यों? ओवर रिकवरी में कम कर देना, कम कर देंगे कॉस्ट, खत्म। लेकिन ओवर रिकवरी होते नहीं है, तब होता है ना जब हम बहुत ज्यादा क्या हो गए, कंजर्वेटिज्म हो गए, प्रूडेंस हो गए हैं, तो हो जाएगा। जब हमारे अंदर छिपा हुआ है कि लॉस होने की चांसेस सबसे ज्यादा है, तो हम कॉस्टिंग ही इतना ज्यादा कर देंगे ना, ये एक बार कस्टमर आएगा, अगली बार से गायब, क्योंकि सेलिंग प्राइस हाई हो जाएगी ना मेरी। चलो, अभिनव, महक और सुनिधि हो गया। क्लियर और नॉट अभिनव जी? एक्टिविटी बेस आप में नहीं है। ये किसकी बुक थी?
अप्लाइंग सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, स्पेलिंग वही है तो क्या कर सकते हैं, कभी वो सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। चलो आज प्रोसेस में बताना कौन कौन से क्वेश्चन थे आप लोग को जो दिक्कतें कर रहे हैं, टैली करा लो 10 मिनट के अंदर। कौन सा है आपका, सुने दीजिए, बताइए। 17। हाँ 17 में क्या है, कुछ खास है? आज 17 देख लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ है भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ है? वन सेवन पे आ जाओ। 17 में और किसी को दिक्कत? क्यों? अच्छा, अपोजिट जा रहे हो आप लोग, जा ही नहीं रहोगे ना, रुक गया है वहीं पे। ओह 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 ओह, क्या बात है, ये क्वेश्चंस, इसको लिखो, इंपॉर्टेंट तो लिखा ही है। चलो आ जाओ करते हैं, रीड करें क्वेश्चंस। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी आपको। कराए ना, एक बार मौका दें आप लोग को भी, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, मैं समझा दे रहा हूं। द इनपुट टू योर प्यूरिफाइंग प्रोसेस वाज 16,000 kg of basic material purchased, basic material purchased per kg 1.20, process wages amounted to rupees 720 and overheads was applied। अब देखो, अब यहाँ पे मीनिंग समझ में आएगा, व्हाट इज द अप्लाइड रिकवरी रेट, applied at the rate 20 to 40% of the labor cost. What was formula for the recovery rate? Production overhead, budgeted overhead divided by labor cost into 100 to 40%. कह रहे कि overhead was applied to 40% of the labor cost. Indirect material of negligible weight were introduced into the process at a cost of 336। नेग्लिजिबल वेट का मतलब वही टेस्ट वाला है, रोटी बनाना है तो हमने क्या किया, सोडे मिलाना शुरू किया ना, वो है। द एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस वेट 15,000 kg, द नॉर्मल yield of the process is 92%, नॉर्मल नॉट एक्चुअल। yield का मतलब आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट हमारा कितना है 90। व्हाट इज दिस, एक्सपेक्टेड आउटपुट 16,000 नॉट 15। इनपुट हमने कितना लगाया, तो नॉर्मल yield मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 92%, तो इसका मतलब 8% क्या था, नॉर्मल लॉस। तो 16,000 का 8% कितना हो गया, 1,080। तो मेरा एक्सपेक्टेड कितना, 92% कितना, 14,720। मिला एक्चुअल में कितना, तो व्हाट विल बी द 280 एबनॉर्मल गेन। चार्ट बनाओ, खत्म हो गया। Any difference in weight between input of basic material and output of purified material product is sold। समझ में आया कुछ? अरे कुछ नहीं कह रहा कि स्क्रैप नॉर्मल लॉस जो डिफरेंस आएगा वो बेच दिया किस रेट पर, 0.5 पर केजी। पूरी एक्सप्लेनेशन है ये। कह रहे कि बिटवीन वेट बिटवीन द इनपुट ऑफ बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल कितना 16,000, एंड आउटपुट ऑफ प्यूरिफाइड मटेरियल कितना, 16 माइनस 15 1,000। और किस रेट पर बेच देगा, 0.50। सर नॉर्मल तो हुआ तो उसको कितना 1,080 ना, कितना हुआ तो 16 1280। अब बेच कितना रहा है वो 1,000, तो 280 तो वैसे भी नहीं बेच पाएगा, क्यों, वो बन गया होगा क्या, एबनॉर्मल गेन। आगे, द प्रोसेस इज ऑपरेटेड अंडर ए लाइसेंस, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस इज ऑपरेटेड अंडर ए लाइसेंस which provides for the payment of royalty 0.15 per kg of purified material produced
बताना, ये रॉयल्टी हमारा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, सॉरी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। और पहले कॉस्ट शीट में भी समझाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी भी आते हैं। The process is operated under a license which provides for the payment of royalty 0.15 per kg of purified material produced. Prepare purifying process account, normal wastage account, abnormal wastage yield account, royalty payable account. ट्राई करेंगे, चलो सुन, हाँ बताओ सुन। रॉयल्टी जो है वो 15,000 से मल्टीप्लाई होगी, फिर तो आएगा ना कॉस्ट में होगा। हम कराते, एक बार कर लेने दो इन लोग को। यहाँ पे दिक्कत है कि 15,000 से होगा कि किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। एक बार ऑल इन लोग को भी ट्राई कर लेने दो, तो मैं कराता हूँ ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, हाँ वापस भी आपने क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया है। हाँ बताओ। हाँ प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट बनाना है आपको ना, सिंपल प्रोसेस। प्रोसेस 1 to 3 जो होता है उसका नाम है प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। इन्होंने वापस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो नहीं है? इसमें दिक्कत क्या आ गया आपको, क्या आ गया इसमें? देखो, a product of a manufacturing concern passes through two process A, B and then to finished goods. It is ascertained that in each process normally 5% of total weight is lost. सर ये वो है वो लिखा हुआ था इसमें भूल गई थी, 10 यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। 10% इज स्क्रैप, ये हो जाएगा। आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस दो होते हैं, एक लॉस इन वेट होता है और लॉस इन स्क्रैप होता है। वेट में हमें कोई कभी भी मार्केटेबल वैल्यू होती नहीं, कभी बेच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारा स्क्रैप में मिलता है ना, कुछ फिजिकल यूनिट होते हैं, उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसमें वहां पे दोनों एप्लीकेशन है। लॉस इन वेट हमारा कितना हो रहा है 5%, ये भी नॉर्मल लॉस है। और 10% क्या है हमारा स्क्रैप। तो देखो लिखा है नॉर्मली 5% ऑफ टोटल वेट इज लॉस्ट है एंड नॉर्मली 10% क्या है हमारा स्क्रैप। दोनों ही नॉर्मल लॉस है, एक नॉर्मल लॉस इन वेट है, एक नॉर्मल लॉस इन स्क्रैप है। तब जाके हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा कितना, 85% ऑफ द इनपुट। क्लियर? विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइज 80% एंड 200% रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग आर, बताना मटेरियल कितना लगाएगा 1000, तो 1000 में लॉस इन वेट कितना हो जाएगा 5%, कितना हो गया 50, और 10% कितना हो गया 100, तो 850 क्या हो गया हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एक्चुअल दिया है 830, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। 830 वहां पे जाएगा, फिर वहां पे 70 आया, 830 प्लस 70 और लगाया, टोटल कितना हो गया 900, और 900 में वापस 5% और 10% और एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। 900 का बताना 5% कितना हो गया 45, 10% कितना हो गया 90, एक्सपेक्टेड कितना 765, और 765 में एक्चुअल कितना 780, तो 30 कितना 20 15 ना, 15 इज माई एबनॉर्मल गेन। क्लियर? फिर नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, पढ़ो। इन each process normally, what is the meaning of normally? एबनॉर्मल बंद, हाँ तो पढ़ो ना लाइन। हाँ तो नॉर्मल का मतलब एबनॉर्मल। नॉर्मली 5% ऑफ टोटल वेट इज लॉस एंड नॉर्मली 10% इज क्या स्क्रैप। क्लियर? नॉर्मली नॉट एबनॉर्मली, नॉर्मली लॉस इन वेट, जब जब हम खरीदने जाते हैं आटे, 10 किलो आटे खरीदे, नॉर्मली वेट में जब घर पे लाता हूं तो 9.5 किलो, तो 10 में आधा किलो तो वेट लॉस हो गया। और जब आटे को प्रोसेस करते हैं तो 10% क्या स्क्रैप, आटे गूंथते समय बाहर निकल जाएंगे 10%। अब बेच किसको किसको पाओगे एज ए नॉर्मल लॉस, जो बाहर आटे निकले हैं, बाहर गूंथते समय बाहर निकला है, वो जो आटे उसको हम बेच पाएंगे।
लेकिन हाँ जो 10 से 9.5 घर पे लाने में हुआ उसको बेच के दिखाओ, वो तो मिला ही नहीं मेरे को ना, तो उसका तो कभी भी हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस हो ही नहीं सकती है। फिर आप ये दोनों हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस है, तो बाई नॉर्मल लॉस, लॉस इन वेट 50, स्क्रैप वैल्यू 0, और बाई नॉर्मल लॉस कितना 100 उसकी सेलिंग प्राइस के साथ खत्म। क्या दिक्कत है, मतलब कुछ नया आ गया तो कंसेप्ट चेंज। नॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस, जो लॉस इन वेट है तो लॉस इन वेट यूनिट में तो आएगा ही, और हमारी अमाउंट में क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुई चीज है। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन था आपका? 22। इसमें क्या दिक्कत हो गया? ये अभी कंसेप्ट कराया ही नहीं, ये कंसेप्ट कराया नहीं, इंटर प्रॉफिट। ये 22 नंबर में कैसे आ गया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट? इसको शिफ्टिंग करो, यहाँ पे 23 से हमने गलती से लिख दिया है, वो 22 से होना चाहिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। वो इंटर प्रॉफिट ये वाला कंसेप्ट है जो 23 से स्टार्ट है, वो अभी कराया नहीं हमने। ठीक है सुनिधि, और बताना। हाँ 89, चलो अच्छा। एट्टी नाइन ऐसे पूछ रहे हो, नालायक की किया है? किया है कौन सा 89? क्या है इसमें, क्या चीज है ये सब? ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है। यहाँ पे आ जाओ, चलो टैली करा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहाँ है, कहाँ है क्वेश्चन 89? चलो बताओ, आंसर बताओ। फर्स्ट बताना, ए फर्स्ट का। हाँ ए, हाँ। और बाकी लिखते जाओ सब लोग, हाँ बताना नेक्स्ट। 67,500, एनुअल फीट 27, करेक्ट है। बी में आ जाओ, बी एनआरबी मेथड वाला बताना। 67,500 आपने ही तो बोला है। 67, 67,068, क्यों ऐसा क्यों है? हाँ बस वही दिक्कत है, अब रीड करना पड़ेगा मुझे। चलो अच्छा, ना क्या लिखा है, नेफ्डे कॉर्पोरेशंस, क्या 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 पढ़ोगे इसको, नाफेड, नाफेड कॉर्पोरेशन ग्रो प्रोसेस पैकेज। अच्छा मतलब ग्रो भी करता है, प्रोसेस भी करता है, पैकेज भी करता है और बेचता भी है। 3 ज्वाइंट एप्पल प्रोडक्ट, स्लाइस एप्पल, वाह, दैट आर यूज इन फ्रोजन पाइस। फ्रोजन पाइस क्या होता है? मतलब जो स्लाइस एप्पल है ना, उसको कहां पे यूज किया जाता है? फ्रोजन पाइस में यूज करते हैं। कोई फ्रोजन पाइस हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। बी एप्पल, एप्पल सॉस, एप्पल सॉस, अच्छा एप्पल सॉस, एप्पल सॉस क्या होता है? सॉस होता है सिंपली। और तीसरा बताना, सी एप्पल जूस। द आउटसाइड स्किन ऑफ द एप्पल, आउटसाइड स्किन ऑफ द एप्पल समझ में आ रहा है? कौन सा वाला, छिलका, रेड वाला। प्रोसेस एज एनिमल फूड, क्लियर, मतलब जो हम नहीं, वो तो ठीक है, एनिमल तो खाएगा ही खाएगा, वो हमारे लिए बाई प्रोडक्ट भी है। आगे, animal feed is treated as byproduct. NAFED uses the NRV method to allocate cost of the joint process to its joint product. The byproduct is inventoried at its estimated selling price when produced. Clear? तो इसको जस्ट लाइक क्या ट्रीटमेंट कर ले हम लोग, नॉर्मल लॉस।
द एनआरवी ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज यूज टू रिड्यूस द ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। पता है, वो तो हो गया ना। अगर जस्ट लाइक हम नॉर्मल लॉस मान लेंगे बाई प्रोडक्ट को, तो इसका इंपैक्ट कहां पे आता है? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट माइनस क्या करेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या करेंगे? टोटल इनपुट माइनस टोटल यूनिट माइनस बाई प्रोडक्ट यूनिट। यही कराया था आपको। तो वही चीज कह रहा है। Cost before the split up point. The following details in NAFED production process are available. The apples are washed and outside skin is removed in the cutting department. एप्पल आया, वॉश किया, उसके छिलके को बाहर किया, तो इसका मतलब बाई प्रोडक्ट वहीं मिल गया। और फिर उसके बाद बच्चा क्या मिला? मेन प्रोडक्ट एप्पल अभी भी है, बिना छिलके वाला एप्पल। The apples are then cured and trimmed for slicing. The three joint product and the byproduct are recognizable after processing in the cutting department. कोई दिक्कत नहीं, कटिंग डिपार्टमेंट इज सिंपल प्रोसेस। और सिंपल प्रोसेस में जो हमें एप्पल मिलेगा बिना छिलके वाला, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? ज्वाइंट कॉस्ट। उसकी टोटल कॉस्ट विल बी द ज्वाइंट कॉस्ट। Each product is then transferred to separate department for final processing. तो यहां पे तो हमारा क्या किया जाएगा? ज्वाइंट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, फिर उसको क्या करना है? एलोकेट करना है। एलोकेट करने के बाद हम उसको सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। द ट्रिम्ड एप्पल्स आर मूव टू स्लाइसिंग डिपार्टमेंट। ट्रिम्ड एप्पल मतलब कटिंग से कहां पे जा रहा है? स्लाइसिंग डिपार्टमेंट में, वेयर दे आर स्लाइस एंड फ्रोजन। Any juice generated during the slicing operation is frozen with the slices. Next, the pieces of apple trimmed from the fruits are processed into apple sauce in the crushing department. The juice generated during this operation is used in the apple sauce. ठीक? The core and any surplus apple pieces generated from the cutting department, cutting मतलब ऊपर department, are pulverized, इसका मतलब क्या है भाई? ठीक है, कन्वर्ट करना into a liquid in the juicing department. There is a loss equal to 8% of the weight of the good output produced in the department. यही पॉइंट है। The outside skin is chopped into animal feed and packed in the feed department. It can be kept in cold storage until needed. Good. A total of 2,70,000 pounds of the apple were processed in the cutting department during the November. The following schedule show the cost incurred in each department for proportion of weight transferred to the four final. पहले तो कटिंग वाले को पकड़ लो। कटिंग आ गया ना, 60,000। अच्छा, अगर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय वेट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, क्लियर? तो इसका मतलब कटिंग में कितना मेरे को आया होगा? कटिंग डिपार्टमेंट में कितना हमने प्रोसेस किया है? 2,70,000 पाउंड। उसमें नॉर्मल लॉस कितना हो गया है? यहाँ पे क्या रहा? द कोर एंड एनी सरप्लस एप्पल पीसेस जनरेटेड फ्रॉम द कटिंग डिपार्टमेंट आर पल्वराइज्ड इनटू द लिक्विड इन द जूसिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, जूसिंग डिपार्टमेंट में लॉस है हमारा। ठीक है, तो इसका चार्ट बनाया आपने? फाउंडेशन वाले भी आ गए हैं। चलो यहाँ पे जो कितना आ गया मेरे पास? 2,70,000। कुछ लॉस तो बोला नहीं। बाई प्रोडक्ट तो है ना यहाँ पे? कितने हैं बाई प्रोडक्ट? $27,000। एक्सपेक्टेड कितना? 2,43,000 ना। अब 2,43 का क्या कह रहा है देखो, फीड वाला कितना है? 10% ना। ठीक है, इसका मतलब पहले इसकी कॉस्टिंग कर लो। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? 60,000 और बाई प्रोडक्ट 27,000। अब ये बाई प्रोडक्ट की जब सेल किया आपने, किस रेट पर सेल किया है? 0.10 प्रोसेस करने के बाद ना 0.10 पे। तो 27,000 को जब हमने प्रोसेस किया तो 700 तो और कॉस्ट आई थी ना, तो 700 और लेना यहाँ पे, वही चीज है, सेम चीज है। 700
और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई 27,000 इंटू दिस कितना हो गया 2700। अब हमारी कॉस्ट कितनी हो गई बोलो 58,000। दिस विल बी द ज्वाइंट कॉस्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट इज टोटली ओवर हो गया। मतलब बाई प्रोडक्ट जस्ट लाइक क्या मान रहे हम लोग नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के पीछे खर्चा कितना किया हमने 700 और नॉर्मल लॉस को बेचकर रियलाइज कितना किया 2700। तो ये आ गई रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर 58,000। अब 58,000 का एलोकेशन कैसे करना है बताना। 58,000 का एलोकेशन के लिए बता रहा है आपको मेथड। कौन सा मेथड आउटपुट मेथड। The output of apple slice for the month of November calculate the output of apple slice। output तो निकाल दिया होगा ना आउटपुट निकालो इनका। ये बताना टोटल कितना 243। क्या मिलता है मेरे को पहला एप्पल स्लाइसेस 3300। किसका 3300 100 2,70,000 का कितना आया। ठीक है नेक्स्ट क्या है एप्पल सॉस में रुकना है थोड़ी देर बताना पहले अभी बता दो कितना आया 81,000। नेक्स्ट बताना एप्पल जूस कितना 72,900। कहीं पे लॉस एक बता रहा था उसने एप्पल जूस यहाँ पे कह रहा है core and surplus apple pieces generated from the cutting department are pulverized into the liquid in juicing department। juicing department में किसका काम हो रहा है एप्पल जूस। एप्पल जूस है कौन सा हमारा लास्ट वाला है ना तो इसका 8% माइनस कर दो कितना है अच्छा गुड यूनिट का बोला सॉरी। तो इसका निकाल लो ना 72,900 माइनस लॉस और ये लॉस इसका होना चाहिए तो इसका मतलब 100 ये 8 तो निकाल लो 72,900 इंटू 8 डिवाइड बाई 108 करो कितना आया 5,000 माइनस कर दो बस बस ये 8% गुड यूनिट का बोल दिया ना तो गुड यूनिट तो इसको माइनस करने के बाद आएगा तो दैट विल बी व्हाट दिस विल बी द 100 एंड 8 ये और ये कितना रहा होगा 108 रहा होगा तो दिस डिवाइड बाई 108 इंटू 8 करके निकाल दो। अब तो कुछ नहीं आएगा इसमें। फीड वाला कितना आ गया फीड वाला 2700 हो गया प्रोडक्ट। हाँ एनआरवी चलो ओके एनआरवी देखो अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरवी फाइनल सेलिंग प्राइस। व्हाट विल बी द फाइनल सेलिंग प्राइस बताना किसका होगा 72,900 का होगा कि 67,500 का होगा फाइनल सेलिंग प्राइस। आउटपुट पे होता तो कौन सा होगा 72,900 फिजिकली। देखो एनआरवी फार्मूला ना फाइनल सेलिंग प्राइस हमें हमने ये नहीं पाना है कि क्या मिला फाइनल किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग वैल्यू लाना है ना मुझे क्या मिला वो नहीं लाना है सेलिंग वैल्यू लाना है माइनस क्या फर्दर प्रोसेस कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू एनआरवी। चलो ट्राई करो आप लोग भी कहां से कर रहे हो आप लोग। चलो चलो यहाँ पे ओवर करते हैं बच्चों लोग फाउंडेशन वाले भी आ गए हैं। चलो और कल सुनिधि वाला क्वेश्चन में देखता हूँ रॉयल्टी वाले ठीक है इन लोग को भी एक बार ट्राई कर लेने दो मैं स्टार्ट करता हूँ।